हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। देखो, ये है यूपीएससी ईपीएफओ 2021 की अकाउंटिंग की सीरीज़। ठीक है, ये है सेट 2। इससे पहले मैंने सेट 1 बनाया था, तो उसे ज़रूर देख लेना। और मैंने आपको वहाँ बताया था कि इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपके 90 से 95% मार्क्स 100% आने ही आने हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी जितना मैं आपको बताऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है, तो अब कम टाइम रह गया है। तो चलो आगे अब पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। इसके अलावा नोट्स के लिए इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो। और फेसबुक पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। और इन सभी सोशल मीडिया की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो, ये है लास्ट जो सेट 1 था उसका होमवर्क क्वेश्चन, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसका आंसर देख लो क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन, पहले तो क्वेश्चन क्या था, कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क की क्या होते हैं, यानी कि किसके एग्जाम्पल है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अमूर्त संपत्ति होती हैं ये तीनों। देखो, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसे आप ना ही देख सको ना ही छू सको। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को जरूर देख लेना। पिछली वीडियो में, पिछले सेट 1 में भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर देख लेना। 1-2 क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो आ जाते हैं। अब देखो, आज सेट 2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि परचेज रेफर्स टू बाइंग ऑफ। कहने का मतलब कि इन 4 ऑप्शंस में से आप कौन सी चीज़ को खरीदोगे, यानी कि बाय करोगे, तो वो परचेज कहलाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि खरीदे हम कुछ भी, वो तो परचेज ही कहलाना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, अकाउंटिंग के नज़रिए से, यानी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग परचेज की डेफिनेशन अलग है। और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इसका आंसर देख लो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड्स फॉर रीसेल। यानी कि जब आप किसी सामान को फर्दर रीसेल के पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो उसे हम कहते हैं परचेज। ठीक है, ये है अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से परचेज की डेफिनेशन। यहाँ पे भी मैंने ये लिख रखा है कि जब भी आप कोई गुड्स या रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो और आगे उसे आप फर्दर रीसेल के लिए खरीद रहे हो तो ही वो परचेज कहलाएगी। ठीक है, या फिर आपने गुड्स को खरीदा या रॉ मटेरियल परचेज किया और आपने उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिया और उस प्रोडक्ट को आप आगे सेल कर रहे हो तो भी हम उसे परचेज की ही कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा परचेज आपको पता है 2 टाइप की होती है, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज जब आप कैश दे के एक सामान खरीदो, और क्रेडिट परचेज जब आप उधार में खरीदो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लेना। देखो, ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्रायल बैलेंस इज, तलपट तक वित्तीय डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ट्रायल बैलेंस तक जब आप रिकॉर्ड करते हो डेटा, यानी कि फाइनेंशियल डेटा, तो उसे क्या कहते हैं। देखो समझाता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। देखो, ये अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, और बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, तो उसे जरूर देख लेना। देखो, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, सेकंड जर्नल, थर्ड लेजर, फोर्थ ट्रायल बैलेंस। उसने ट्रायल बैलेंस तक ही पूछा था, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, बुक कीपिंग। ठीक है, क्योंकि उसने आपसे पूछा ट्रायल बैलेंस तक। और बुक कीपिंग में आपको पता है, देखो अगर आप इसमें अब इसके आगे की प्रोसेस में अगर मैं देखूं, इसका जो आगे का प्रोसेस है, अगर मैं यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ये सब ऐड कर दूं तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाएगा अकाउंटिंग का हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस बन जाएगा वो। तो उसने तो हमसे सिर्फ बुक कीपिंग में पूछा था, तो बुक कीपिंग में याद रखना है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि अगर आपने इन्हें भी इंक्लूड कर दिया तो फिर तो वो अकाउंटिंग का प्रोसेस बन जाएगा ना। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल बन जाएगी। तो इसलिए आपका आंसर जो यहाँ तक यानी कि ट्रायल बैलेंस तक वो है बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आप इस वीडियो से देख सकते हो अच्छे से डिटेल में। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें पूछ रहा है कि एंटर्ड इन दी परचेज जर्नल आर। यानी सिंपल सा कह रहा है कि परचेज जर्नल में इनमें से क्या एंटर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसको एंटर किया जाए, किसको
क्रय जनरल में शामिल किया जाता है? ये आपसे सिंपल सा पूछ रहा है। आपके 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आप यही सोचोगे कि हमें परचेज जनरल पता हो तभी तो बता पाएंगे। चलो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, परचेज जनरल में बेसिकली जितने भी क्रेडिट परचेज होती है ना, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ऑल क्रेडिट परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज जनरल में। ठीक है, कभी भी हम कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते परचेज जनरल में। इसके अलावा परचेज जनरल के 2 नाम और हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। एक परचेज बुक, एक परचेज डे बुक। ठीक है, हो सकता है आपसे कभी नेम चेंज करके पूछ ले। अब देखो, जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग बेसिकली चलती है कैसे, आपके पास रिसीट होनी चाहिए किसी चीज़ की, खरीदने की, बेचने की, तभी अकाउंटिंग उसे एक प्रूफ मानता है कि हाँ सच में ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी तरह जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि यूज किया जाता है एविडेंस की तरह किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज जनरल में, वो होता है आपका परचेज इनवॉइस। ठीक है, परचेज इनवॉइस यानी कि खरीद रसीद, खरीद रसीद। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा था उसने कि एंटर्ड इन दी परचेज जनरल आर, इसे हम कहते हैं परचेज इनवॉइस, यानी कि ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो, कह रहा विच अकाउंटिंग मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटिंग, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 ने कौन सा अकाउंटिंग मेथड को रिकॉग्नाइज किया है? कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा किस लेखांकन पद्धति को मान्यता दी गई है? तो देखो, बेसिकली 2 अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो इनमें से किसको कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी एक्रूअल बेसिस को। हिंदी में कहते हैं प्रोद्भवन आधार। हो सकता है हिंदी में गलत हो जाए, तो आप इंग्लिश में रखना एक्रूअल बेसिस। ठीक है, देखो एक्रूअल बेसिस में बेसिकली क्या होता है, इसे मैं डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, देख लेना, बहुत छोटी वीडियो है। यहाँ पे मैंने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को डिटेल में विद डिफरेंस, उसके अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैंने वहाँ बताया था कि जो एक्रूअल बेसिस होती है, इसमें क्रेडिट और कैश दोनों तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जबकि जो कैश बेसिस है वो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, यानी कि वो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस को कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, जबकि कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा द रूल रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट, आपसे रूल पूछ रहा है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। देखो, जो अकाउंटिंग के ना 3 गोल्डन रूल होते हैं, इन्हीं 3 रूल्स पे पूरी की पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। यानी अगर आपको ये रूल अच्छे से आते हैं तो आप जनरल एंट्री अच्छे से पास कर पाओगे, सही जनरल एंट्री पास कर पाओगे, और आगे आपके फर्दर जो स्टेटमेंट्स है वो कभी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, मेन चीज़। अब देखो, उसने हमसे पूछा था पर्सनल अकाउंट्स का रूल बताओ भाई, पर्सनल अकाउंट्स का। तो उसका रूल देख लो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर रियल का पूछ लेता तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट। नॉमिनल का पूछ लेता तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स। कहने का मतलब क्या, मैं एक बार समझा देता हूँ। और सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें से आप 100% मान के चलो आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसे अपने नोट्स में लिख लेना। मैं आपको हर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक करवाता हूँ, स्टार मार्क करवाता हूँ, ताकि आप उन्हें जरूर रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि वो आने ही आने आपके। ठीक है, इनके जो चांस है बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने के। देखो कैसे पता चलेगा कभी हमें कि कौन सा पर्सनल का है, कौन सा रियल का है, कौन सा नॉमिनल का है। सिंपल सा पर्सनल वाला पता करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, तो देखो पर्सनल में आपको एक फील आएगा पर्सन का, किसी व्यक्ति का। तो बस आंसर में भी देखो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर और गिवर ये बेसिकली क्या है, कोई पर्सन ही तो होंगे जो रिसीव करेगा, कोई गिवर जो देगा, है ना। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी। रियल में अगर बात करें, यहाँ पर लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी कि कोई चीज़ जब आएगी या कोई चीज़ तो उसे डेबिट करनी है, और कोई चीज़ जब जाएगी तो उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर वस्तु की बात हो रही है इस चीज़ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नॉमिनल अकाउंट में तो सिंपल है, आपको लॉस प्रॉफिट इनकम ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो अगर आप ये याद कर लोगे कि लॉस प्रॉफिट इनकम इस तो नॉमिनल में होता है, तो आप इजीली रियल का भी फिर फाइंड कर सकते हो। तो चलो, और
इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, अभी आगे मैं इसमें से एक होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक है, तो आपको बताना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। ये तो एक तरह से आपसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है, ये तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, लेखांकन। देखो क्या होती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन सिग्निफिकेंट मैनर, और यही आपसे पूछ रहा था, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अकाउंटिंग के बारे में मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता रखा है क्या डेफिनेशन होती है, तो ये भी आप पढ़ लेना अच्छे से। ओके, आ जाओ अपने 7 क्वेश्चन पे। द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो मैंने कहा था ना अभी ये क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब देखो 8th क्वेश्चन, अ पर्सन हु ओज मनी टू फर्म इज कॉल्ड। सिंपल सा है, ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जिसने कंपनी मतलब जिसको फर्म को पैसे देना है, मतलब कि वो फर्म को यानी बिजनेस को पैसे देगा, तो उसे हम कहते हैं डेटर, यानी कि देनदार, ठीक है। डेटर क्या होता है, देखो बताता हूँ, यानी यहाँ पे तो आपका ऑप्शन जो हो गया आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्या होता है डेटर, देखो डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे आपने ना क्रेडिट में यानी कि उधार में सामान बेचा है। अब उधार में सामान बेचा है, इसका मतलब वो पैसे आपको देगा, है ना, कुछ टाइम बाद देगा, हो सकता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन देगा। तो इसका मतलब उस पर्सन को हम कहेंगे डेटर, ठीक है, यानी कि जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये आपकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया कि क्या होता है डेटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कह रहा इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो इनमें से पूछा कि इंटरनल यूजर्स कौन से हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो सकता है वो हो सकता है ओनर, प्रोप्राइटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ठीक है। तो इनमें से आपको देखोगे तो ना कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा, लेकिन जो ऑप्शन बी है मैनेजर, ये पार्ट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देख लो यहाँ पे जो इंटरनल यूजर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ओनर्स, पार्टनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट में ही आ जाता है आपका मैनेजर्स, और पूरा मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता रखा है कि इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, इसे भी आप देख लेना। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो ना बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ना, जो उसको रन करते हैं, मैनेज करते हैं और ऑपरेट करते हैं, यानी कि इनका काम जो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज़ होती है उनको रन करना, मैनेज करना, ऑपरेट करना, ये काम होता है। इसके अलावा इनके पास कंपनी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना वो भी होती है, ठीक है। और बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को देख लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये देखो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि भाई ये इसका हिंदी में हो गया कि व्यवसायिक उद्यम की दैनिक गतिविधियों को चलाता है, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनल यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियडिक इंटरवल एज पर विच कॉन्सेप्ट। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन आए ना तो मैं बताऊं इसका हिंट क्वेश्चन में ही है। देखो इसने आपसे पूछा है कि पीरियडिक इंटरवल में, तो इसका आंसर भी कौन सा है, पीरियोडिसिटी है, ठीक है। ये आपका हिंट हो गया, कभी कभार ये हिंट ऐसा नहीं मिलता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है। तो यहाँ पे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टी, ठीक है, कि इकोनॉमिक लाइफ ऑन इंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियडिक इंटरवल एज पर विच कॉन्सेप्ट, तो हो जाएगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है ये, इसे हिंदी में कहते हैं आवधिकता की अवधारणा। देखो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जो बिजनेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनको ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बनानी चाहिए, ठीक है। यानी कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन को देख के अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकें कि उन्हें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये देखो यहीं मैंने हिंदी में भी लिखा है कि जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस को विशिष्ट अवधि के लिए वित्तीय जानकारी तैयार करनी चाहिए, ठीक है, और इकाई के यानी कि बिजनेस के आर्थिक जीवन को विभाजित करके मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर लेखांकन
का वित्तीय जानकारी प्रस्तुत कर सकती है। तो यही सब मैंने यहाँ पर भी आपको लिख दिया। यानी कि कॉन्सेप्ट सिंपल कहता है कि आपको क्या करना है। आपको पता है कि बिजनेस जैसे 1 साल, आपको पता है बिजनेस की लाइफ होती है बहुत लॉन्ग टर्म होती है, 10 साल 20 साल। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो हमें क्या करना है, उसकी उस लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को हम टुकड़ों में बांट दें। यानी कि 3 महीने की, 4-6 महीने, 1 साल। तो उस 3 महीने में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, उस 6 महीने में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, उस 1 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, तो इसलिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करें ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, वो क्या कर सके, उसे अच्छे से उसके बेसिस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने डिसीजन ले सके। ये कहता है प्यूडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपने पार्ट 3 में। तो थैंक यू दोस्तों।